अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनम नकवी और आज हम बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद के हवाले से कि क्या मामला चल रहे हैं और इमरान खान के रिडार पर कौन सी सियासी पार्टी है, उनके निशाने पर कौन सी पार्टी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार चौधरी खादम अली मांडा साहब और इसके साथ ही मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार एडवोकेट सैयद शहरयार अहमद और उनके साथ ही मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुदस्सर हुसैन राजपूत साहब। सबसे पहले तो मैं अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को खुशामदीद कहूँगी और मांडा साहब की तरफ बढ़ूँगी और उनसे कहूँगी कि वो अपने इस हवाले से बताएं कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं। जी मांडा साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अना। देखिए, तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने जमा करवा दी है पार्लियामेंट में, अभी उसके नताइज आना बाकी हैं। सही। और हुकूमत ने तो ये कह दिया है कि वो चाहते ये हैं कि 23 मार्च परेड से पहले पहले ये जितना भी सियासी सरकश लगा हुआ है ना, इसको ख़त्म किया जाए। सही। तो मेरा हुकूमत के ऐलानात से तो यही नज़र आ रहा है कि ये बहुत जल्द जो है ना, ये इसके ऊपर पार्लियामेंट का इजलास वो बुलाएंगे। बुलाने के बाद जो अपोजिशन का शौक़ है उसको वो पूरा जो है ना वो करने देंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर जोड़ तोड़, ख़रीदो फ़रोख्त, सियासी कठपुतलियाँ जो हैं उनको नचाया जा रहा है। मुलाकातें जो है ना, हर पार्टी एक दूसरे से मिल रही है। तो मेरा ख्याल है कि इससे नज़र आ रहा है कि अभी तक पाकिस्तान में कोई जो सियासी मैच्योरिटी है ना वो नहीं आई। सही। यानी कि जो अपोजिशन के अपने पार्टियां हैं वो भी आपस में मुलाकातें कर रही हैं वोट के लिए। बिल्कुल। जिस तरीके से शहबाज शरीफ की मुलाकात सिराजुल हक से हुई, भाई आप हैं ही पहले से अपोजिशन, तो आपको क्या ज़रूरत है एक दूसरे से मिलने की। इसी तरीके से हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं। जैसे इमरान खान एम के हेडक्वार्टर जो है ना वो हैदराबाद गए, उनसे मुलाकात की, फिर चौधरी बरादरान को मिलने गए। भाई ये तो खुद हुकूमत हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे बढ़कर शर्म की बात क्या हो सकती है कि एम हुकूमत है, चौधरी बरादरान हुकूमत है और अपोजिशन हुकूमत गिराने जा रही है। तो ये आपस में ही एक दूसरे के साथ मुतफिक नहीं है, एक दूसरे के साथ मुखलस नहीं है। तो दुनिया को इन्होंने क्या सबक देना है, क्या जाके एक मैसेज देना है। तो मेरा ख्याल है कि ये अपोजिशन का एक बहुत बड़ा गलत फैसला है, गलत मौके के ऊपर, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा रह गया इस हुकूमत का कि 1 साल के लिए इतना बड़ा वो सियासी शहीद का उसको दर्जा देना इस हुकूमत को, अगर वो कामयाब हो जाती है। लेकिन इसके 100% चांस यही हैं कि ये अपोजिशन जो है ना ये कामयाब नहीं हो सकती। सही सही। उसकी वजह, हाँ जी, बोले जी बोले जी सर। तो उसकी वजह ये है कि हुकूमत जो है ना, हुकूमत के पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। सही। फिर खित्ते की जो सियासत है हमारी, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना, उसके साथ इंटरलिंक करके अगर आप देखते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो भी हालात इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि आप लोग जो है ना वो इस वक्त हुकूमत को तब्दील करें। तो मेरा है कि इस चीज़ को सोचना चाहिए। ये गलत मौके के ऊपर जो है ना उन्होंने ये खेल खेला। सही। शहरयार साहब आपकी तरफ आएंगे, आप बताएं कि तहरीक अदम एतमाद तो जमा करा दिया अपोजिशन ने, तो क्या आपको लगता है कि अपोजिशन के जो सुहाने ख्वाब वो देख रही हैं तो वो पूरे होंगे या नहीं? देखिए, मैं ये समझता हूँ गन्नम कि इस वक्त ये पूरी कौम ये सुहाना ख्वाब देख रही है कि ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत से निजात मिल जाए। जिन लोगों ने इसको बहुत सपोर्ट किया तहरीक इंसाफ को, उन्हें बड़ी मायूसी हुई है। आप देखिए पाकिस्तान में क्या हाल है, बिजली पानी गैस का क्या रेट्स कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और इमरान खान साहब कल जब हैदराबाद में मिले हैं MQM की लीडरशिप को, अपने इत्तेहादियों को, तो क्यों जाना पड़ा उनको? क्यों वो गए परवेज़ इलाही और शुजात साहब के हाल पूछने के लिए? क्योंकि वो आवाम को कहते रहे हैं घबराना नहीं, लेकिन अब वो खुद घबरा गए हैं। अब खान साहब के खुद पाँव काँप रहे हैं, जिसकी वजह से वो इन दो अपने इत्तेहादियों को मिलने जा रहे हैं। मांडा साहब ने जैसे कहा कि हुकूमत के पास बहुत कुछ होता है देने के लिए, जाहिर है वो हुकूमत में होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त बदकिस्मती से अपोजिशन जमातों को पास भी बहुत कुछ है देने को। उनके पास तो वादे हैं कि वो इनको इत्तेहादियों को तोड़ेंगे और कहेंगे कि अगले साल इलेक्शन में हम आपको वज़ीर आला बना देंगे, हम आपको वज़ारतें देंगे, हम आपको टिकट्स देंगे अपने इंतखाबात के लिए। मुस्लिम लीग नून के बारे में तो कहा जाता है कि ये दो जोड़ तोड़ की माहिर है, पैसे देके खरीदती है। इसके बारे में सारी दुनिया को पता है कि ये ब्रीफ के सदर तारड़ जो अभी 2-3 दिन पहले वफात पा गए, वो जो थे वो किस तरह बलूचिस्तान और दूसरी जगहों पे जाके भरे हुए ब्रीफ केस लेके जाया करते थे।
नवाज शरीफ हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, उसको ये फ़न आता है ख़रीदने का, जोड़ने तोड़ने का, पैसे लगाने का। बातियों नज़र में हर शख्स यही कहता है कि चैनल्स तक को वो ख़रीद लेता है नवाज शरीफ हुकूमत में ना होते हुए, इसलिए इनके पास अपोजिशन का देने को बहुत कुछ है। इमरान खान जो ये बात कर रहे हैं कि ये बैरूनी क़ुव्वतों का क्या बिगाड़ा इमरान खान ने, जो बैरूनी क़ुव्वतें, सारे काम तो इमरान खान ने मान लिए। FATF के जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, जो वो मांगती है 27 उसने डिमांड्स और शराइत दी थी, जिसमें 26 उसने पाकिस्तान ने मान लिए इमरान खान ने। इमरान खान को बैरूनी क़ुव्वतों से कोई खतरा नहीं है, ये एक चाल है इमरान खान की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए। इमरान खान अपनी नाअहली का शिकार हुए हैं। उनकी जो नाअहलियत है वो ना जुडिशरी में कोई तब्दीली ला सके, ना इस सेहत के निज़ाम में ला सके। कार्ड दे दिए, कार्ड को क्या करना है, और कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमें वो उस तरह ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा कार्ड्स पे। अब देखें अगली हुकूमत आएगी, कितने नवाज शरीफ और बेनीज़ के दौर में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट चले हैं, सस्ती रोटी, तंदूर का प्रोजेक्ट, दानिश स्कूल प्रोजेक्ट। अगली हुकूमत आके कहती है जी हमारे पास फंड नहीं है। इमरान खान जो चीज़ें कॉस्मेटिक मेजर्स जो ले रहा है कि एहसास प्रोग्राम, किफ़ालत प्रोग्राम, नया नौजवान प्रोग्राम, वो कामयाब जवान प्रोग्राम, ये सब कुछ अगली हुकूमत आके कह सकती है कि हमारे पास तो बजट ही नहीं, हम तो इसको चला ही नहीं रहे। असल तरक्याती अखराजात इसने नहीं किए इमरान खान ने। इमरान खान जो है उसको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट इमरान खान है। मैं एक चीज़ उनकी नोटिस करता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कोई भी पार्टी है ना, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ बहुत ठीक है, मकर करते हैं, झूठ बोलते हैं, बैनुल अक़वामी तौर पर झूठे ये जो हैं रजिस्टर हो चुकी हैं ये पार्टियां और ये जो लोग हैं। लेकिन जब ये झूठ बोलते हैं तो इनका आई कांटेक्ट, इनकी बॉडी लैंग्वेज इनका साथ नहीं देती। लेकिन मैं इमरान खान वाहिद लीडर को ऐसा देखता हूँ, जब ये यू टर्न लेता है, झूठ बोलता है, तब भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करते हैं कि बड़ा दिल खुश हो जाता है कि यार क्या बात है इमरान खान ने, बड़ी अच्छी बात की। यहाँ पे आपकी बात को मैं एक मासूमीन के कॉल से जो है वो करूंगी, लिंक करूंगी कि मासूमीन का ये फरमान है कि जब भी आप किसी से बात करें तो उसकी आंखों में देखें, क्योंकि आंखें जो है वो सच बोलती हैं। जब इंसान सच्चा नहीं होता, अगला बंदा जो होता है उसके दिल में कुछ और होता है और वो कुछ और ऊपर से बोल रहा होता है, तो उसकी आंखें, उसके चेहरे के तासुरात जो है उसका साथ नहीं देते। और इसी बात से हम चलते हैं सर मुदस्सिर की तरफ, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया। अगर सारी सूरत हाल पर अगर हम बात करें और शहरियार साहब और मांडला साहब की जो तज्जियाती जो मौक़िफ़ है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, तो एक बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगा जी कि खान साहब एक तो सियासतदान बन गए जी, लेकिन वो एक मुहावरा है ना, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, तो उन्होंने वाकई बहुत देर की सियासतदान बनने में। यही सियासतदान अगर वो आज से कोई 2 साल पहले बन जाते और इसी तरह का ही जस्टर दिखाते, इसी तरह ही मिलना जुलना करते और इसी तरह ही अपोजिशन की पार्टियों को तोड़ने के लिए और इत्तेहादियों को साथ में लाने की स्ट्रेटजी करते जी, तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। यहाँ पे एक छोटी सी एक कहानी सुनाऊंगा आपको, क्योंकि कहानी से आजकल बड़ा लोग दिलचस्पी से सुनते हैं, ताकि क्योंकि हम खुल के तो बात नहीं कर सकते और उसकी वजूहात हैं काफ़ी सारी कैद हैं, काफ़ी सारी रुकावटें हैं, क्योंकि हम खुल के करेंगे तो शायद गलत हो जाएगा। आपने कहानी तो सुनी होगी, एक था बादशाह एक थी रानी, इस तरह की कहानी तो होती थी। लेकिन ये कहानी है गुज़िश्ता साल 20 नवंबर से पहले की। सही। जब 2 शेर बैठे थे, 12 शेर, उनमें से एक शेरों का बादशाह था, उसने एक गैदरिंग मंगवाई थी। तो उस शेरों की गैदरिंग में जो एक शेर था उसको बड़ा शौक था, वो सियासी रीछों की लड़ाई देखना चाहता था और वो उस पे अबूर हासिल करना चाहता था। लेकिन जो शेरों का बादशाह था वो कभी नहीं चाहता था कि हम शेर होकर रीछों की लड़ाई देखें या रीछों के उसके ऊपर असर रसूख कायम करें। सही। तो उस गैदरिंग में ये फैसला हुआ कि इस शेर को जरा दूर किया जाए उस रीछों के मैदान से। तो वो शेर तो दूर हो गया और सियासी रीछ जो थे वो आज़ाद हो गए, जो उस शेर के चकंजे में थे और उसी शेर के ऊपर बलबूते पे चलते थे या चलवाते थे। सही। तो वो आज़ाद हो गए। तो इस सारी सूरत हाल का अक्स उस कहानी में नजर आता है। सही। तो अभी भी सूरत हाल यही है। तो अब ये हमारे जो सियासी सूरत हाल है वो आज़ाद हो चुकी है और हर तरफ अपना अपना सिक्का चलाने की कोशिश की जा रही है। सही। अब जहाँ तक बात कामयाबी की है, तो इतनी पुरएतमाद अपोजिशन पहले कभी नहीं थी जितनी अब है। तो इससे एक चीज़ तो जाहिर होती है कि तहरीक एतमाद कामयाब होगी। सही।
اب بعد کی کہانی جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. جی جی. جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ اندرونی فارمولہ یہ طے ہوا ہے کہ اگر حکومت گر جاتی ہے, اپوزیشن میں سے پی ایم ایل این کو ایز اے وزیر اعظم شپ دی جائے گی اور پریزیڈنسی جو ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کو اس کا حصہ دیا جائے گا. جی. اور یہاں پہ دلچسپ صورتحال یہ بھی ہو رہی ہے کہ پی ایم ایل این جو اپوزیشن کی ایک بڑی پارٹی ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ ہم بینگ اے ٹائم کچھ عرصے کے لیے بنے. جی. اب یہاں پہ دو رائے بن سکتی ہیں. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب وزیر اعظم شپ کے لیے اپنے آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے, وہ چاہتے ہیں, تو پھر شاید خاقان عباسی صاحب کو ایک بار پھر کوئی موقع ملے. تو یہاں پہ تھوڑی سی دلچسپ صورتحال ہوگی. لیکن پیپلز پارٹی اب آزاد ہو چکی ہے, اس کو پتہ ہے جو ہمیں ملنا ہے وہ ملے گا, چاہے وہ نیب کی ریلیف کے ذریعے ملے, کیسز میں ریلیف کے ذریعے ملے, صورتحال بہتر کرنے کے ریلیف میں ملے, یا سندھ حکومت 4 ماہ پہلے جو تحریک انصاف چاہتی تھی, گورنر راج کر کے سندھ حکومت ختم کرنا چاہ رہی تھی, تو شاید اس صورت میں ملے. تو پیپلز پارٹی کو اپنا ریلیف مل جائے گا. لیکن ابھی بھی پی ایم ایل این تھوڑی سی ابہام کا شکار ہے. لیکن جو گارنٹی زرداری صاحب کو ملی ہے اس گارنٹی پہ ابھی سارا معاملہ چل رہا ہے. جی مارلہ صاحب بتائیے کہ عمران خان نے, آپ نے خود ذکر کیا کہ ایم کیو ایم سے ملاقات کی, تو اس حوالے سے کیا کھچڑی پک رہی ہے, مختصراً ذرا بتائیے گا. دیکھیں بات یہ ہے ادب کہ سیاست جو ہے نا پاکستان کی بہت عجیب رنگ دکھا رہی ہے. صحیح. اور جس طرف اشارہ کر رہے ہیں مدثر صاحب کہ پرائم منسٹر شپ جو ہے نا اگر شہباز شریف کو دے دی جائے تو میرا خیال ہے وہ جو مقصود چپڑاسی ہے اس کے اکاؤنٹ میں جو اربوں روپے ہے وہ کہاں لے کے جائیں گے. صحیح. یہ جتنے چور ڈاکو لٹیرے ہیں سارے یہ آ کر 15 تاریخ کو فارن فنڈنگ کا کیس بھی آئے گا, وہ فارن آپریٹر کی کیس میں بتاتا ہوں آپریٹر کے اکاؤنٹ میں پیسے. پہلے آپ ہی پھر تجزیہ دے رہا ہوں, میں بعد میں دے لیتا ہوں. نہیں آپ دے نہیں آپ کا نہیں, جب ہم آپ کی بات میں نہیں بولتے تو آپ ہمارے اندر جو ہے نا انٹروینشن نہ کرے. آپ کو ٹائم دیا جائے گا, آپ جو ہے نا بالکل سپورٹ کریں ان کی چوروں کی. میں تو اعتراض نہیں کرتا نا, حقائق آپ اپنے ٹائم میں بتائیں نا. تو بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کے نصیب میں وہی کوئی چپڑاسیوں والا کوئی مجھے بتائیں کوئی پاپڑ اکاؤنٹ والا ملنا ہے تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی اپوزیشن جو ہے نا وہ جس طریقے سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے پاکستان کو بچانے نہیں نکلے, یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے کہ ہماری جو کرپشن ہے, جو ہماری مار دھاڑ ہے, اور امپائر ہیں سامنے ساری دنیا کے. لیکن بدبختی ہے کہ جس طریقے سے مدثر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس ہے وہ آج کا کیس ہے. تو میرا خیال ہے وہ الیکشن کمیشن جو تنخواہیں لے رہا ہے, مراد لے رہا ہے, عدالتیں جو تنخواہیں لے رہی ہیں, مراد لے رہی ہیں, ادارے نیب لے رہا ہے, سارا کچھ, تو یہ فیصلے کرنا ان لوگوں کا کام تھا. اور یہی تو بات نصیبی ہے اس ملک کی کہ جب فیصلے نہیں ہوتے تو وہی چور لٹیرے ڈاکو جو ہے نا وہ براجمان ہوتے ہیں, آ کر بیٹھتے ہیں ہمارے اوپر. اور ان کا کوئی ایک ایک کیس ہے. ابھی زرداری کی بات کریں سرے محل سے اب شروع ہو جائے تو کون اس کا صاحب دے گا کہ اس ملک کو کس طریقے سے جو ہے نا وہ چلانا ہے, اس کو کہاں لے کے جانا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی جو ہے نا ابھی جو سینیریو ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی بدبختی یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل جو ہے نا وہ سیاست انوالومنٹ کر رہی ہے, وہ پیسہ خرچ کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے اگر کر رہی ہے تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایجنسیاں نمبر 1 ایجنسی ہے, پتہ نہیں کیا کیا کر دیتی ہے, تو یہ ایجنسیاں کہاں ہیں بھائی؟ اگر پیسہ باہر سے آ رہا ہے, ان کی انوالومنٹ ہو رہی ہے, تو یہ تو ہمیں بھی پتہ ہو رہی ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں اس ملک میں کہ سفیر اگر بائیڈن فون نہیں کرتا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کو تو ان کے سفیر کن کن کو جا کے مل رہے ہیں, کیوں مل رہے ہیں, کیا ان کا کوئی رشتہ داری ہے ان کے ساتھ؟ ان کی یہی رشتہ داری ہے. اور دوسری آپ نے پریشانی دیکھ نہیں رہی کہ جس دن سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے وہ سپیچ میں کہا, اور یورپی یونین کے جو سفیر ہے جنہوں نے 23 سفیروں نے خط لکھا کہ جناب آپ مذمت کریں اس کی رشیا کی, تو ہم نے انکار کیا اور ہم نے ووٹ نہیں دیا اس کے کہنے کے اوپر, امریکہ کے کہنے کے اوپر. تو میرا خیال کتنی تکلیف ہوئی ہے اپوزیشن کو, یعنی کہ ہر ممبر حمزہ شواز اٹھتا ہے, دیکھیں جی وہ یورپی یونین کا اس طرح مذاق کیا, وہ جلسے میں اعلان کر دیا بھائی یورپی فضل الرحمان دیکھو یورپی یونین
भाई अगर वो बिलावल उठता है तो यूरोपीय यूनियन, और मेरा फवाद चौधरी ने ठीक कहा कि यूरोपीय यूनियन इनकी भुब्बी लगती है, कि इतना ही इनको दर्द है उसका कि वो क्या क्या हाल तुम्हारे साथ कर गए हैं, 80,000 शहादतें किसी ने पूछा तक नहीं, तो आपको उस यूरोपीय यूनियन का इतना ख्याल है, तो अपने पाकिस्तानियों का ख्याल क्यों नहीं? ये सारे इनके माल मता सारा कुछ उधर है, अंपायर उधर है, इनकी दौलतें उधर है, ये उनके जो इंटरेस्ट है उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, और वो आए हैं, लेकिन ये इंशाअल्लाह ताला नाकाम हो गए बुरे तरीके से, और उसके लिए बेहतर हाल जो है ना, अभी प्राइम मिनिस्टर ने मेरा ख्याल वहां तक पहुंच गए हैं कि ये जो बजदार है पंजाब से इसको हटाएं, को अच्छा मजबूत किस्म का जो है ना वजीर आला लगाएं, और आपकी सियासत भी बच जाएगी और वफाक भी बच जाएगा। सीधा सा बात बोलना। यहाँ पे थोड़ा सा मांडला साहब और आपकी इजाजत से, क्योंकि मांडला साहब ने ये बात की पहले मैं कई बार कह चुका हूँ, हम किसी सियासी पार्टी की कभी भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक चीज यहाँ पे जरूर बताएंगे कि सियासी पार्टी कोई भी हो ना, करप्शन का जो अंसर है उनमें मौजूद होता है। ये आप कभी भी नहीं कहें कि पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपी हो, करप्शन से पाक पार्टियां हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे आमराना दौर आए, वो कभी पाक नहीं रहे करप्शन से, वो उन्होंने भी ठीक ठाक करप्शन किए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है, करप्शन है। मांडा साहब किसी एक पार्टी को इसका बरी जिम्मा करार नहीं दे सकते, सब पार्टियों में नहीं। देखो हमारा देखो बात फंडिंग का देखें, आप देखें तो करें ना, फैसला करें, मकसूद है तो वहाँ पापड़ वाला भाई, मैं कहता हूं करें ना, फैसला करें ना। कौन सा बंदा ऐसा है जिसमें इनलीगल करप्शन नहीं हो रही? पीटीआई में तो फोन ऑपरेटर के पास जा रहा है, वहां पे नून लीग में मकसूद के पास जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी में जाके जाली अकाउंट्स में जा रहे हैं। हर बंदे ने ये करप्शन की, हर पार्टी ने करप्शन की है, लेकिन तरीकेकार अलग है। किसी को हम लेबल नहीं लगा सकते ये करप्शन से पार है। शहरियार साहब आपकी तरफ आती हूँ कि बताएं, अगर तहरीक एतमाद जो है कामयाब हो गई और दोबारा जो है कोई ऑपोजिशन की सियासी पार्टी बरसर इक़्तिदार आ गई, तो आपको क्या लगता है कि वो दोबारा जब आएंगे, पहले भी जो मामलात करके गए उन्हें हमने काफी दफा अवाम ने मौके दिए, तो उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में कोई किरदार अदा नहीं किया, तो अब आपको क्या लगता है अगर दोबारा वही सियासी पार्टियां हमारे पर हुकूमत करेंगी, अवाम पर हुकूमत करेंगी, तो आपको क्या लगता है कि वो लोग आके अपने आप को तब्दील करेंगे और पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करेंगे, या वैसे के वैसे ही रहेंगे? जो उम्मीदें भी हम उनसे लगा रहे हैं कि इमरान खान को उतारें, उनको बुलाएं दोबारा, तो फिर क्या लगता है कि वो कुछ बेहतरी के लिए काम भी करेंगे? मैं समझता हूँ ना, ये हमारे लिए बहुत सितम ज़रीफ़ी है, बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इमरान खान जैसा लीडर जिसने इस कौम को खड़ा होना और सिखाया और उम्मीद सिखाई। भुट्टो के बाद इमरान खान एक ऐसा वाहिद लीडर था जिसने हमें ये उम्मीद और ये होप दिलाई कि हम अब अच्छा वक्त देखेंगे ज़िंदगी में, और इन जो है लुटेरे, डाकुओं से, चोरों से, मनी लॉन्डर से, झूठे फरेबी सियासतदानों से जान छुड़ाएंगे। इमरान खान ने बिल्कुल ठीक कहा जरदारी खाब के बारे में कि ये डाकू है, ये लुटेरा है, 100% दुरुस्त कहा, लेकिन साथ ये भी कहा कि मैं लुटी हुई दौलत जब वापस लाऊंगा तो पेट्रोल डीजल और कम कर दूंगा। ये बिल्कुल नॉनसेंस बात की उन्होंने यह कहा कि ये गुलदस्तों डाकू का गुलदस्ता है, ये जो मौलाना फजल रहमान है और ये शहबाज शरीफ और जरदारी, ये डाकुओं का गुलदस्ता है। 100% दुरुस्त कहा इमरान खान ने, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि मैंने पेट्रोल डीजल 10 रुपये सस्ता कर दिया, तो ये नहीं बताया उन्होंने कि मैंने 80 रुपये महंगा करके 10 रुपये सस्ता कर दिया। ये बिल्कुल निरी नॉनसेंस उन्होंने ये बात की। मैं समझता हूँ मेरे पास इससे ज़्यादा नरम अल्फाज नहीं है वज़ीर आज़म के लिए कहने के लिए। वज़ीर आज़म बिल्कुल यू टर्न के बादशाह हैं, और इनमें और नवाज शरीफ और जरदारी में फिर कोई फ़र्क नहीं रह गया ना। मुझे सिर्फ ये फ़र्क था जिसने मुझे एक उम्मीद दी थी और जिसके लिए हमने सपोर्ट किया था कि हमारा लीडर जो है इमरान खान, ये उनको रगड़ा लगाएगा, उनको जेलों में भेजेगा। कोई भी अंदर नहीं गया, सब के सब वापस आ गए। इमरान खान ने वादे किए थे कि मैं बैरून मुल्क से 400 अरब रुपया ले आऊँगा जरदारी और नवाज शरीफ का, कोई 1 रुपया वापस नहीं आया। और अब कहते हैं कि ये जो है मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, मेरा अब हाथ इनकी गर्दन पे आ गया। खान साहब, कुछ भी नहीं होना, आपसे कुछ नहीं होना। आपकी वजह से ये कौम जो है फिर जरदारी, फिर नवाज शरीफ, फिर उनकी औलाद मरियम और फिर बिलावल की गुलामी करेगी, सिर्फ आपकी वजह से। अब आप इसके जिम्मेदार होंगे। इस कौम ने, अल्लाह ने एक मेहरबानी की थी, इस कौम को एक लीडर दिया था आपकी शक्ल में। आप इनको फांसी लगा देते, इनको उड़ा देते सबको, तब सारी कौम आपके साथ होती। अल्लाह ने एक मौका दिया इस कौम को इनकी गुलामी से, लेकिन आपने फिर अपनी हरकतों की और नाअहली की वजह से हमें बिलावल का और मरियम का फिर गुलाम बना देना है, गुलाम बना देना। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला
کی بھی ہمارے پاس کوئی مہربانی اور رحمت نہیں ہے. اس ٹائم ہماری اس قوم کا کوئی والد وارث نہیں ہے, یہ بالکل یتیم قوم ہے. عمران خان اب جاتے ہوئے یہ کرنا کہ اس یتیم قوم کو ایک بہت سے بڑے سے پاگل خانے میں یا پھر ایک کسی یتیم خانے میں منتقل کر کے جانا. جی مانڈا صاحب آپ بتائیے گا اس ملک کا اور اس حکومت کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض ظالموں کو بعض کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. جو جذبات شہریار صاحب کے ہیں تقریباً ہر پاکستانی کے یہی جذبات ہیں. صحیح. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ جب سارا ذمہ ایک وزیر اعظم کے اوپر لگاتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وزیر اعظم عدالت نہیں ہے, وزیر اعظم چیئرمین نیب نہیں ہے, وزیر اعظم تھانے دار نہیں ہے, وزیر اعظم آئی او نہیں ہے, انویسٹیگیٹر نہیں ہے. یہ وہ ادارے جن کو ہم نے پال پال کے مقروض قرض لے لے کر ان اداروں کو ہم تنخواہیں دیتے ہیں. پولیس کو تنخواہیں دیتے ہیں, نیب کو دیتے ہیں, عدلیہ کو دیتے ہیں, ایف آئی اے کو دیتے ہیں, اور 70 قسم کی ایجنسیاں جن کو دیتے ہیں. یہ ان کا کام تھا کہ جب وہ دیکھیں پرائم منسٹر یہی کر سکتا ہے, یہی کہہ سکتا ہے کہ میں آپ کو این آر او نہیں دوں گا, آپ کے ساتھ کوئی ریٹن ایگریمنٹ کر کے آپ کو جیسے مشرف نے آزادی دی تھی میں نہیں دی, وہ تو یہی کر سکتا تھا. باقی تو پوری دنیا کیا پورا ملک رو رہا ہے ان اداروں کو کہ خدا کا خوف. آپ تھانے میں چلے جائیں تو سب سے بڑے ڈاکو کو سب سے بڑی زیادہ عزت ملتی ہے, اور مظلوم آدمی اگر تھانے کے پاس سے گزر جائے اس کو خوف آتا ہے کہ اگر غریب آدمی کہیں سفر کر رہا ہو تو اس کو پتہ چل جائے کسی چوک میں سپاہی کھڑے یا پولیس کے تو وہ راستہ بدل لیتا ہے کہ یار میں کہاں سے گزروں. عدالت میں جانا مسکین غریب آدمی کے لیے بہت بحال ہے, بہت مشکل ہے. یہ تو ان اداروں کو سوچنا چاہیے. سارے حالات کے باوجود آج عمران خان پھر بھی کھڑا ہے ان کے خلاف, اور وہ طاقت لگا رہا ہے. ابھی جیسے امینڈمنٹ پیچھے اٹھنے کی ہیں وہ بھی نہیں ہونے دیں گے. کیوں کیسے نہیں ہونے دیں گے؟ وہ اس طرح کے طریقے سے نہیں ہونے دیں گے کہ اگر ہوگی تو جیسے کیس فارن فنڈنگ کے پڑے ہیں, دوسرے پڑے ہیں, سارے ہم کہتے ہیں ود ان دا ویک فیصلہ کریں تاکہ چوروں لٹیروں کی جگہ جو اصل جیل ہے یہ وہاں پہنچے اور صاف شفاف بندے آئیں. لیکن بدبختی ہماری کہ غریب ملک قرض لے کے ان اداروں کو تنخواہ دے رہا ہے. لیکن اگر ادارے سپورٹ کرتے پرائم منسٹر آف پاکستان کی تو میرا خیال ہے کہ یہ نواز شریف باہر ہوتا, زرداری باہر ہوتا, فریال باہر ہوتی, جتنے شریف برادران ہیں یہ باہر ہوتے. جی سر مدثر بتائیے گا اس حوالے سے. پہلے تو شہریار صاحب کی بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی. آپ 26 نمبر سے جب نیچے اترے نا, آج بڑے بورڈ شورڈ لگے ہوئے شجرکاری مہم کے والے سے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے, تو ایک سائڈ پہ بورڈ لگا ہوا تھا, ساتھ میں جو شجرکاری تھوڑی سی ہوئی ہے تو قدرت بھی خان صاحب کا شاید ساتھ نہیں دے رہی, اور شجرکاری جو پودے لگائے ہوئے وہ بھی سوکھ گئے ہیں. تو آج شہریار صاحب کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے تو جہاں پہ خان صاحب کے پودے جو شجرکاری کے بورڈ وہ نہیں ساتھ دے رہے, آج شہریار صاحب بھی نہیں ساتھ دے رہے. نمبر 1 پروسیکیوٹر کو ہٹانا وزیر اعظم کے اختیار میں ہے, اس کی تو ہٹا کے پھر اسی کو لانا, پھر ادھر سے لائیں گے نا جو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ 30 سال بیڑا غرق کیا انہوں نے اداروں کا, اس قابل ہی نہیں چھوڑے ادارے. یہ عرض کروں مدثر بھائی, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, وہ گائیڈ کا لائن دے سکتا ہے, وہ اپنی پالیسیاں دے سکتا ہے. وزیر اعظم صاحب الیکشن میں مداخلت کر سکتا ہے, جو الیکشن کمیشن کے بقول جو 10 کا الیکشن میں اپنے اثر رسوخ مشینری استعمال کرا سکتا ہے. کیا سزا دلوا نہیں سکتا یار؟ آپ کیسے بات کر سکتے ہیں جب آپ جوڈیشری پہ آپ نیب نہیں تیار کرا تو نیب کی ناکامی ہے. نیب اس کے انڈر میں آتا ہے, ایف آئی اے اس کے انڈر میں آتا ہے, ایف بی آر اس کے انڈر میں آتا ہے, ٹیکس چوری ہوتا ہے تو وہ اس کو سزا دے. اس کا مطلب وزیر اعظم اتنا نااہل ہے کہ وہ اداروں کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا, کہ وزیر اعظم شپ کی اتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اداروں کے سربراہان کو نکال نہیں سکتا جو کام نہیں کر سکتے. یہ اس کی نااہلیوں میں شمار ہوتا ہے جس کی آپ خود تصدیق کر رہے ہیں. دوسری آپ جو عدم اعتماد کی بات کر رہی ہیں, عدم اعتماد کی جو صورتحال ہے وہ ابہام کا شکار ابھی بھی ہے. یہ چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں, ابھی یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی, ابھی کچھ صورتحال کچھ بھی ہو سکتی ہے. عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے اجلاس تک. اب صورتحال جو ابھی فواد چودھری صاحب کی جو 2 دن پہلے پریس کانفرنس
थी वो बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि हमारे कोई मेंबर अगर वोट देते हैं तो स्पीकर उसका वोट कंसीडर करता है या नहीं। इसका मतलब है फवाद चौधरी साहब को पता है कि उनके मेंबर उनके खिलाफ वोट देंगे। जी जी, इसी हवाले से बताइए मुदस्सर हुसैन, तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप जो है वो भी बन गया अलग अलग, तो उसका क्या मामला चल रहा है? वो देखिए मौके की मुनासिबत से फायदा तो ले रहे हैं ना। अब बैठे बैठा जाम कमान साहब भी आगे टपक पड़े, वो भी कहने लगे मेरे से तो कुछ करो ना। तो एक मौके की मुनासिबत से सब कोई अपना अपना केश करवाने की सूरत हाल है। अलीम तरीन सारे ये मामला देख रहे हैं, अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं, अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं। सही सही। इस हवाले से माला साहब आप क्या कहेंगे, मुख्तसरन बताइएगा। देखिए बात ये है कि जब किसी के पास पावर आती है, जिस तरीके से हम पहले ही कहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जमहूरियत, सबकी नानी, मुझे ये बताएं इसका नाम करप्शन और ब्लैकमेलिंग, सही, ये दो ही बातों के ऊपर बेस करती है। सही। करप्शन इस तरीके से इनकी ड्यू है जो समझ लेगा लीगल आने के लिए, उसकी वजह कि जब ये इलेक्शन लड़ते हैं तो लाखों करोड़ों रुपया लगा के आते हैं हल्के में। इनकी कैंपेन देखें, अभी आप मुझे ये बताएं कि पीपल पार्टी 10 दिन की 8 दिन की वहां से रैली लेके आई है सिंध से, क्या खर्चा नहीं हुआ? बिल्कुल, पैसा नहीं लगा। सही। किसने इन्वेस्टमेंट की, किसने पैसा दिया? किसी ने दिया होगा ना। इसी तरीके से हर हलके में लाखों करोड़ों रुपया ये लोग लगाते हैं, फिर जब हुक्मरानी पे आते हैं तो फिर वो माल बनाते हैं। ये इसको तो बात ही नहीं है। तो ये अभी मुझे बताएं कि जिसके पास 4 बंदे होते हैं वो अपनी कीमत लगवाता है और वो इसी तरीके से वो भी इकट्ठे हैं। पहले भी नाराजगी उनकी चल रही थी, तो अभी मेरा ख्याल है कोई एक मुठ हो गए हैं, क्योंकि जब एक मुठ हो जाते हैं तो वो ताकत बढ़ जाती है। तो मेरा ख्याल अभी उनकी कीमत लग जाएगी और ठीक लगेगी। सही। आपको क्या लगता है शहरियार के पीछे क्या मामला है, इनका अलग होना, अलग से ग्रुप बनाना, तरीन ग्रुप और अलीम खान? देखिए ये शिकायतें तो सबको थी उस्मान बुज़दार से पंजाब में, और उसको जो वसीम बकुम प्लस कहते थे उसकी कोई सलाहियत, उसमें कोई कैपेसिटी कुछ भी नहीं नजर आता था किसी को उस्मान बुज़दार में। हमारे लिए भी वो बिल्कुल एक अननोन एमपी था। और जो बड़े बड़े नाम थे उस टाइम पंजाब की सियासत में, और उनको आना चाहिए था। देखें एक तरफ शहबाज शरीफ पंजाब में हुक्मरानी करते रहे वज़ीर आला पे, और दूसरी तरफ उस्मान बुज़दार, तो ये कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी। आपको एक ऐसा बंदा चाहिए डिक्टेटरशिप वाला, जिसका मिजाज काम करने वाला हो, जिसका मिजाज एडमिनिस्ट्रेटिव हो, जो शहबाज शरीफ की तरह वो काम लेना जानता था और वो मुअत्तल करता था लोगों को, एसएसपी को मुअत्तल कर देता था, एक्सीएम को मुअत्तल कर देता था। शहबाज शरीफ और उस्मान बुज़दार का इसीलिए लोगों को इतना फील हुआ। इनकी अपनी पार्टी जो थी पीटीआई के लोग जो है उसको नापसंद करते थे। इमरान खान को मुझे नहीं पता क्या मजबूरी ऐसी आ गई कि वो उसकी फेवर करते रहे, अभी तक फेवर कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी पता चला कि उस्मान बुज़दार ने कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, तो इमरान खान ने कहा नहीं आप काम करें। ये कौन सी इलामी किताब में लिखा हुआ है? इमरान खान अपनी जिद और अपनी अनाद की खातिर, या फिर बहुत बड़ा पीछे से प्रॉब्लम है कि इनको कोई तस्बीह के दाने फेरते फेरते इमरान खान को कोई इस्तिखारा करके कोई बताता है कि जनाब उस्मान बुज़दार को तब्दील ना करना। और ये देखें, दूसरी बात यह है कि जैसे मुदस्सर मेरे कोलीग ने बोला कि इमरान खान जिम्मेदार है। देखें वज़ीर आज़म एग्जेक्टिव अथॉरिटी होता है, वो काबीना के इजलास की सदारत करता है, पॉलिसियों के लिए टेक्नोक्रेट्स को बुलाता है, वो सेहत, तालीम, जुडिशरी, हर चीज़ की पॉलिसियाँ बनाते हैं। आगे एग्जीक्यूट करना निचले इदारों का काम है। यहाँ तो विफाकी वजीर नहीं किसी बंदे को मुलाजिम से निकाल सकता। जब डी चौक पे 126 दिन का धरना लगाया था तो उस वक्त बताना चाहिए था कि मैं ऐसे वजीर आजम ऐसे बनूंगा, बाकी ब्यूरोक्रेसी देखूंगा मेरे साथ देती है नहीं देती। उस वक्त ऐलान नहीं करना चाहिए था मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा। नहीं, ये जो वादे होते हैं ये तो पार्टी करती है। हम किसी लीडर को पार्टी ख्वाब दिखाती है, कोई लीडर कहता है कि मैं ये काम करूंगा आपके लिए, ये उनको बताना होता है आवाम को, और जिससे उसमें अट्रैक्शन पैदा होती है। लेकिन देखना ये होता है कि किसी लीडर ने मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया है। वादा इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना करप्शन से इंसान अरबों रुपया कमा लेते हैं, जिस तरह दूसरे लीडर हैं, जिस तरह पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ पे ये बातें कही जाती हैं कि वो एक एक प्रोजेक्ट पे, एक एक मोटरवे पे अरबों रुपया किसी प्रोजेक्ट में कमा लेते हैं। अब कौन सी जो मुझे बताएं शुगर मिल ऐसी है जो साल में आपको 25-30 अरब रुपया दे जाए? ये 70 अरब का प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ के दौर में एकदम 120 अरब का हो जाता है। तो भाई ये अब जो पीछे लोग थे 20 साल से जिन्होंने हुक्मरानी की है, शहबाज शरीफ वगैरह ने, इन्होंने जो 20 साल पहले बंदा भर्ती किया है पुलिस में, सब इंस्पेक्टर, वो कहीं DIG या IG लगा हुआ है, SSP लगे हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने अपने बंदे भर्ती किए हुए हैं। ये एक पूरी नस्ल पैदा करके गए हैं। ये आपने देखा नहीं, वो शुरू में ड्रामा जैसे ही इमरान खान आया तो साथ ही उसी महीने में फतेह जंग से वो जनाब एक EC ने जो है इस्तीफा दे दिया। ओ जी मुझे PTI के MP का प्रेशर है जी।
अभी काम ही शुरू नहीं हुआ। वो तो मंडी बाबुद्दीन से डीसी ने इस्तीफा दे दिया। तो न्यू स्टार्टिंग थी, वो तो पुराना नहीं होगा ना। स्टेशन कमीशन तो उसी साल भर्ती हुआ होगा ना, वो तो पीटीआई के दौर में हुआ होगा, पुराना तो नहीं होगा कि उसको जरदारी की माना साहब बताइएगा कि मुख्तसरन से बताइएगा कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान के अपने मेम्बरान जो है उनसे दूर हो रहे हैं, पार्टी को छोड़ रहे हैं, जैसे कि परवेज खटक के भाई लियाकत खटक ने भी JUI में चले गए। इस मामले में आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए पाकिस्तान में ये पुराने मसाले हैं, पुराने इस तरीके से चले आते हैं। एक भाई कहाँ है अभी, देखो आप देखे ना, आपको पता होगा क्या मामला क्या लेन देन के मामला था, हर बंदे का पर्सनल इंटरेस्ट है। सही। अब इस असद उमर जो है वो PTI में है, जी और जुबैर उमर जो है वो उधर है नून लीग में है। इसी तरीके से ये बड़े जो लोग होते हैं ये सारी पार्टियों के अंदर अपने अपने पिलर लगाते हैं कि जब उनकी हुकूमत आएगी तब भी खानदान को फायदा, जब इसकी हुकूमत है तब भी फायदा। ये तो बहुत सारी पार्टियों में सारे बंदे, इसमें कौन सा है? ये तो गरीब आदमी, वो गली मोहल्ले में हम अपने रिश्ते अपनी नाराजगी डाल लेते हैं वोटों के पीछे। तो ये बड़े तो सारे एक है, एक ही घर में आप देखेंगे एक भाई दूसरी पार्टी में होता है, दूसरा दूसरी में होता है, छोड़ने वाली इसमें क्या बात है। लेकिन ये निजाम चूंकि करप्ट है और करप्शन के लिए हर मोर्चे के ऊपर जो है ना ये बड़े खानदान के लोग बैठे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी इनके लोग बैठे होते हैं, जुडिशरी में इनके लोग बैठे होते हैं। ये पूरा करप्शन का नाला है, और नाला जो है ना ये बहुत सारी सलवारों में गुजरता है। आप देखें एक भाई PTI में होगा, दूसरा नून में होगा, एक JUI में होगा, कोई पीपल पार्टी में होगा। रिश्तेदारी इनकी फिर रिश्तेदारी PP वाले नून में, नून वाले उधर, कोई जुडिशरी में, कोई ब्यूरोक्रेसी में, सारे रिश्तेदारी में ऐसे डाल लेते हैं। जब वो करप्शन का नाला खींचा जाता है तो कोई कहीं से आवाज आ जाती है, ओ मेरी बेटी बीच में आ गई है, वो कहता है मेरा दामाद आ गया, कोई कहता है मेरा बेटा आ गया, वो सारे से मिले होते हैं। ये गरीब आदमी बेचारे आके इनके लिए नारे लगाते हैं आगे। सर आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? जी, सूरत-ए-हाल जिस तरफ जा रही है ये पाकिस्तान के लिए फेवरेट नहीं है। एक चीज तो ये चीज मैं क्लियर करता हूँ। सही। और एक प्रोग्राम मैंने मांडला साहब का सुना था जिसमें हमारे एक सहाफी दोस्त ने कहा था कि मांडला साहब को वजीर आजम बना दिया जाए तो ये हालात बेहतर कर देंगे। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि मांडला साहब को वजीर आजम इन हालात में बना दिया जाए तो ये भी नहीं बेहतर कर सकेंगे। क्यों? हालात इतने बिगड़ चुके हैं। अपोजिशन, मुझे नहीं समझ आ रहा कि किस आसरे पे, किस चीज़ पे उनको ये क्या मिल गया। इन बिगड़े हुए हालात में आके उन्होंने एंट्री मारी है। इन हालात में हालात बेहतर करने की अपोजिशन भी सलाहियत नहीं रखती। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जब ये अगर अपोजिशन आ गई इक़्तिदार में तो इनसे कोई पूछे कि क्या आप हालात बेहतर कर सकेंगे, ये अपोजिशन उस वक्त इमरान खान के टेन्योर को कसूरवार करार देगी और कहेगी उस वक्त के हालात खराब किए हैं, हम बेबस हैं। तो ये चीज की कोई गारंटी उनसे अभी ले ले तो देखें पता बात क्या है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो निजाम है ना हमारा, ये जो कानून कहते 30-30 40-40 साल जो है ना फैसले नहीं होने, इस निजाम में रहते हुए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 10 दफा भी आज कुछ नहीं करता, नवाज शरीफ कुछ नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ कि कई दफा कह चुके हैं हम, अभी भी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि इस मुल्क के लिए कुछ करे तो जो हजारों जो है ना सैकड़ों की तादाद में ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। मुझे बताएं चोरों डाकू के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया जाए, इन सबको ला के डी चौक में लटकाया जाए, उस वक्त तक लटके रहे जब तक लूटा हुआ सरमाया वापस नहीं आता। लेकिन मेरा ख्याल उस तरफ कोई नहीं जाएगा, हर ऑर्डिनेंस जारी होता है। ये बाहर से सुनते भी है, वो सऊदी अरेबिया ने शहजादों ने क्या किया, वो करप्ट लोगों को लाए और 150 शहजादा था, 75 को वो सुबह नाश्ते के बाद लटकाते थे उल्टा, और 75 को शाम को सारा सरमाया वापस आया। चाइना ने क्या किया, डेथ कार्ड बनाए, शूट अप किया और पैसा आया। ये जी तारीख मिल गई है, वकील बीमार है, जज छुट्टी पे है, वो नहीं है जी, वो फलां हो गया जी, गुआ मर गया जी, नहीं मरे तो मार भी देते हैं। इधर देखा नहीं, और यान अली को जिसने पकड़ा इंस्पेक्टर ने, कैसे उसका मैटर हुआ, वली बाबर का वो कत्ल हुआ, सहाफी का कराची में, मर गए उसके सारे गाँव को एक एक करके मार दिया, वकील को कत्ल कर दिया। तो ये सारे सबके सामने ये सारे मॉडल टाउन 14 कत्ल दिन दिहाड़े सबके सामने हुए, कौन सा निजाम है इधर। तो अभी हम उम्मीद लगा के बैठे हैं, अच्छा जी ये आएगा वो आएगा, सारे आएंगे, माल बनाएंगे और चले जाएंगे। उनको तरक्कियां मिली हैं पुलिस वाले को, और कुछ बाहर भी चले गए। जी सही। शहरियार आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो भी मांडला साहब ने बोला है कि ये सारे चोर डाकू लुटेरे हैं। मुझे तो सिर्फ ये लगता है, मैंने बचपन में फिल्म देखी थी ड्रैकुला एक करेक्टर है, फर्जी करेक्टर उन्होंने बनाया था, उसके दांत लंबे लंबे दांत बाहर निकले होते हैं और वो इंसानों का खून चूसता है, उसकी गर्दन पे काटता है।
تو اس کی زبان جب لٹکتی ہے تو اس پہ خون ہوتا ہے. جی جی یہ ہے ڈریکولا کا کردار. اگر ہم زرداری، بلاول، نواز شریف، شہباز شریف، مریم، ان سب کے چہرے پہ جو ہے نقاب اتار دینا، ان کے چہروں پہ نقاب ہے مختلف شکلوں کے، وہ نکال دیں تو نیچے سے سب کے سب ڈریکولا ہیں. ان کے لمبے لمبے دانت نکلے ہوں گے اور خون آلود زبان لٹک رہی ہوگی جنہوں نے عوام کا خون چوسا ہے. صحیح. اس کے ساتھ یہی تو آنے والا وقت بتائے گا کہ اپوزیشن اتنی پر امید کیوں ہے، عدم اعتماد کو لے کے، تحریک عدم اعتماد کو لے کے اتنی پر امید کیوں ہے. اس کا مستقبل آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان انم نقوی کو. اللہ حافظ.